तो जीवों में विविधता क्या चल रहा है? जीवों में विविधता। और जीवों में विविधता जो चैप्टर है, इसी चैप्टर के तहत धरती पर जितने भी उपस्थित जीव है ना, इन जीवों को रंग रूप आकार प्रकार भोजन के प्रकार इस आधार पे आपका क्या होता है? जीवों में विविधता। क्या होता है? जीवों में विविधता। जीवों में जो विविधता होता है वो किस आधार पर होता है? रंग के आधार पर होता है, आकार के आधार पर होता है, आकृति के आधार पर होता है, भोजन के प्रकार के आधार पर होता है, आवास के आधार पर होता है, रहने का स्थान के आधार पर होता है। तो इस प्रकार से जीवों में विविधता पाई जाती है। और जो जीवों में विविधता है, जीवों में विविधता का मतलब है कि आपका जो अलग अलग तरह के जो धरती पर जीव है, चाहे तो रंग के आधार पर अलग हो, या आकार के आधार पर अलग हो, या भोजन के प्रकार के आधार पर अलग हो, या निवास स्थान के आधार पर अलग हो, मतलब किसी न किसी तरह से क्या है? अलग अलग है। और इन्हीं अलग अलग होने के वजह को ही क्या कहा गया है? जीवों में विविधता। अलग अलग जो प्रकार है ना, वो आपका जीवों में विविधता कहलाता है। और जीवों में विविधता जो हुआ, अब जीवों में जो विविधता है यानी धरती पर हर एक तरह के अलग अलग रंग रूप आकार प्रकार निवास स्थान के आधार पर जीवों को बांटा गया है ना। तो अलग अलग जब इतने सारे जीव है धरती पर, ये सभी का अध्ययन करना क्या है? मुश्किल है। अलग अलग अगर अध्ययन किया जाए हर एक जीवों को तो मुश्किल हो जाता है अलग अलग अध्ययन करना बारी बारी से हर एक जीवों का। इसीलिए है ना, कुछ समानता और कुछ असमानताएं भी होती है जीवों में, है ना। तो समानताओं और असमानताओं के आधार पर क्या किया गया है? जीवों को अलग अलग है ना जगतों में बांट दिया गया है, अलग अलग जगत बना दिया गया है ना। कुछ अगर समानता अगर मिलता है तो समानता और असमानता है ना दिखने वाले जीवों को एक अलग जगत में रख दिया गया है ना। कोई और है जिसमें कुछ अलग असमानता समानता है तो उसको अलग बना दिया। इस प्रकार से पृथ्वी पर उपस्थित जीव जंतुओं को टोटल 5 को जगत में बांटा गया। टोटल 5 जगत में बांटा गया है। पहला जगत आपका था मुनेरा जगत, दूसरा प्रोटिस्टा जगत, तीसरा आपका फंजाई जगत, चौथा आपका क्या था? पलांटी जगत यानी कि पादप जगत, और पांचवा आपका जंतु जगत यानी एनिमिलिया जगत था, एनिमिलिया किंगडम था। तो एनिमिलिया किंगडम के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं आज। इसके पहले अन्य जो जगत है उसके बारे में पिछले क्लास में बता दिया गया है। तो आज हम लोग एनिमिलिया जगत के बारे में पढ़ रहे हैं। और एनिमिलिया जगत के अंतर्गत ही आपका क्या रहा है? अलग अलग एनिमिलिया जगत के जंतुओं को संघों में बांट दिया गया। टोटल 10 संघ बनाया गया है। फिर आपका एक उप संघ भी बनाया गया है, वर्टिब्रेटा उप संघ, है ना। अगर संघ की बात करें 10 गो जो संघ है वो पिछले वीडियो में बताया गया है, देखिएगा पिछले क्लास के वीडियो को, है ना। तो 10 संघ टोटल है जिसमें आपका आर्थ्रोपोडा संघ भी आता है, मोलस्का संघ आता है, पॉलीफेरा संघ आता है। कुछ ऐसा अभी बताना बाकी है। अभी तो संघ के बारे में चल ही रहा है, बारी बारी से चल रहा है ना। पॉलीफेरा संघ है, प्लेटेटा संघ है ना। 2-3 गो संघ हुआ है। और आज भी लगभग 2 संघ बता रहे हैं। एक आपका प्लेटी हेलमेंथी संघ और दूसरा आपका क्या? नीमेटोडा संघ। ये 2 संघों के बारे में आज भी चर्चा हो रहा है। और भी आगे संघों के बारे में बताया जाएगा। आर्थ्रोपोडा संघ, मोलस्का संघ, वगैरह वगैरह के बारे में टोटल 10 गो संघ पढ़ना है ना। कितना संघ है? 10 संघ पढ़ना है ना। तो पृथ्वी पर उपस्थित जो जंतु जगत के जो जीव है उसको 10 संघों में बांटा गया है। एक आपका उप संघ भी बनाया गया, वर्टिब्रेटा उप संघ, और आपका वर्ग यानी क्लास भी बनाया गया है ना। 6 गो आपका क्लास भी है। कितना क्लास है? 6 क्लास है। जैसे आपका रेप्टिलिया क्लास हो गया, रेप्टिलिया वर्ग हो गया, है ना। एविज वर्ग हो गया जिसमें पक्षियां आते हैं, है ना। फिर आपका एविज वर्ग के अलावा एक और आपका बता दें जिसमें आपका आता है कौन? तो सबसे पहले अभी क्या होता है वर्ग में? आपका एविज वर्ग जिसके अंतर्गत पक्षी आता है, रेप्टिलिया वर्ग जिसके अंतर्गत रेंगने वाला जीव जंतु आता है। फिर आपका हो गया मैमेलिया वर्ग जिसमें आपका जितने भी स्तनधारी है, दूध देने वाले, बच्चा देने वाले प्राणी, वो सब उसमें आता है। किसमें? मैमेलिया वर्ग में। इस प्रकार से टोटल है ना क्या को है ना 6 को आपका वर्ग है। कितने वर्ग है? 6 वर्ग है। आगे सब बताया जाएगा सभी वर्गों के बारे में भी। चलिए देखते हैं संघ के बारे में। कौन सा संघ है? प्लेटी हेलमेंथिक संघ। एक प्लेटी हेलमेंथिक संघ है। एक आपका संघ और है ना नीमेटोडा संघ है। नीमेटोडा संघ। तो टोटल
अब यहाँ पे दो संघों के बारे में चर्चा आपको हो रहा है, एक आपका प्लेटी हेलमिंथी और दूसरा निमेटोडा संघ। देखते हैं प्लेटी हेलमिंथी संघ के और प्राणियों के बारे में। तो प्लेटी हेलमिंथी संघ के जो प्राणी है, इस संघ के प्राणी का नाम आपका दिया हुआ है, जंतु का नाम दिया हुआ है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया आपका इसी संघ का जंतु है। फैसियोला भी संघ का है, टीनिया है और सिस्टोसोमा। ये सारे जो है आपका प्लेनेरिया, फैसियोला, टीनिया और सिस्टोसोमा और प्लेटी हेलमिंथी संघ के प्राणी है, यानी जंतु है ना। एक प्रश्न आता है, जो प्लेटी हेलमिंथी संघ के जो प्राणी है, जो बताया गया अभी नाम, है ना, इसके जो शरीर होते हैं वो त्रिस्तरीय यानी ट्रिप्लोप्लास्टिक। कैसा होता है? ट्रिप्लोप्लास्टिक होता है और द्विपार्श्व सममित भी होता है। कैसा होता है ना? त्रिस्तरीय भी होता है और द्विपार्श्व सममित होता है। पिछले क्लास में बताया जा चुका है ना, त्रिस्तरीय और द्विपार्श्व सममित के बारे में। त्रिस्तरीय का मतलब क्या होता है ना, कि जिसका शरीर तीन स्तर से बना है। कितना स्तर से? तीन स्तर से बना हुआ है। एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, ये तीन स्तर का बना हुआ होगा। तीन जनन स्तर होता है ना। फिर आपका द्विपार्श्व सममित होता है। द्विपार्श्व सममित का मतलब होता है जब इस संघ के जंतु के शरीर को किसी भी स्थान से आपका बीच से आपका अगर काटा जाएगा तो काटने के बाद दो बराबर बराबर भागों में बटेगा और दोनों भागों में आपको समान रचनाएं पाई जाएगी। दोनों भागों में समान रचना होगा। अगर बाएं भाग में अगर एक आंख है तो दाहिना भाग में भी एक आंख होगा। इस प्रकार से दोनों तरफ जो आपका दायां बायां जो भाग कटेगा, एक काटने से तो दोनों तरफ कैसा रचना होगा? समान रचना होगा, बराबर बराबर रचना दिखेगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? द्विपार्श्व सममित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है 2 नंबर में, इस संघ के जंतु है। इस संघ के जंतु क्या है? परजीवी है और उभयलिंगी है ना। इस संघ के जो जंतु है वो परजीवी होते हैं। परजीवी का मतलब क्या? एक होता है ना, कि अपने भोजन अपने से ही आपका प्राप्त कर लेता है ना। और एक होता है आपका अपना जो भोजन है किसी दूसरे जंतुओं से प्राप्त करता है। तो परजीवी का मतलब वही हुआ कि इस संघ के जो जंतु है वो परजीवी है। इसका मतलब है कि अपना भोजन जो है वो दूसरे जीव जंतुओं से प्राप्त करते हैं। दूसरे जीव जंतुओं को चाहे तो खा जाते हैं है ना, या फिर दूसरे जीव जंतुओं के कुछ मटेरियल को लेकर के क्या करते हैं? भोजन अपना करते हैं। तो इस प्रकार से परजीवी है। क्या है? परजीवी है, अपना भोजन दूसरे जंतुओं पर निर्भर रह के प्राप्त करता है। चलिए, और उभयलिंगी भी है। क्या है? उभयलिंगी का मतलब इसके शरीर में दोनों लिंग होता है। द्विलिंगी क्या होता है? द्विलिंगी होता है। द्विलिंगी मतलब दोनों लिंग होता है। नर वाला लिंग भी होगा और मादा वाला लिंग भी होगा। मतलब एक ही बॉडी होगा। मानते हैं कि ये आपका है ना प्लेटी हेलमिंथी संघ का एक जंतु है जिसका नाम ले लेते हैं टीनिया। और टीनिया के शरीर है, टीनिया के शरीर में आपका क्या होगा? नर वाला भी जनन अंग होगा और मादा वाला भी जनन, मतलब एक ही शरीर में दोनों जनन अंग होगा, नर वाला भी और मादा वाला भी। तो ऐसे प्राणी को उभयलिंगी या द्विलिंगी क्या कहते हैं? उभयलिंगी या द्विलिंगी कहलाते हैं। तीसरा प्रश्न आता है, इस संघ के जंतु के शरीर में देहगुआ होता है। तो देहगुआ क्या होता है? होता है? नहीं होता। देहगुआ नहीं होता है। इस संघ के जंतु के शरीर में देहगुआ नहीं होता है। फिर आपका प्रश्न आता है 5 नंबर में, इस संघ के मतलब प्लेटी हेलमिंथी संघ के जंतुओं का आहार नाल जो होता है वो किसके द्वारा बाहर खुलता है? तो केवल मुंह के द्वारा। किसके द्वारा? केवल मुंह के द्वारा इस संघ के जंतुओं का आहार नाल जो है बाहर खुलता है। मतलब कहने का मतलब है कि आहार नाल में क्या होता है? भोजन को ग्रहण करके मुंह के द्वारा आहार नाल में जब जाता है तो वहाँ पाचन होता है। क्या होता है? पाचन होता है। पाचन के बाद जो आपका ग्लूकोज का निर्माण होता है कहाँ होता है? आहार नाल में होता है। अवशोषण भी कहाँ होता है? आहार नाल में होता है। और आहार नाल में अवशोषण जब होता है ग्लूकोज का, उसी ग्लूकोज से एनर्जी मिलता है जंतुओं को। और आहार नाल में पाचन के बाद ग्लूकोज जो तैयार होता है उसका अवशोषण भी आहार नाल से ही होता है। और आहार नाल में अवशोषित होकर के पूरे शरीर में आपका जाता है एनर्जी के रूप में तो इस प्रकार से कहने का मतलब आहार नाल जो होता है ना, वो आपका केवल मुंह के द्वारा बाहर खुलता है। आहार नाल क्या? जिसमें भोजन जाता है। क्या होता है? भोजन जाता है और भोजन का पाचन होता है, भोजन का अवशोषण होता है। पचे हुए भोजन से ग्लूकोज का अवशोषण होता है। कहाँ? आहार नाल में होता है। और जो आहार नाल है वो खुलता है बाहर किसके द्वारा? केवल मुंह के द्वारा खुलता है ना। तो केवल मुंह के द्वारा खुलता मतलब आहार नाल के दोनों तरफ छिद्र नहीं है। हम लोगों में क्या है ना, मानव में और अन्य जो घोड़ा बैल बकरी जो है उसमें आहार नाल का 2 छिद्र होता है।
दो तरफ बाहर खुलता है, एक आपका है ना मुंह से बाहर खुलता है और दूसरा आपका है ना गुद्दा द्वार या जिसको बोलते हैं मल द्वार के द्वारा बाहर खुलता है ना। तो मल द्वार क्या होता है? तो इसमें मल द्वार नहीं है, केवल क्या मुंह है, क्या है मुंह है, मुख द्वार सिर्फ है जिसके द्वारा बाहर खुलता है, मल द्वार नहीं है। मतलब जो भोजन करेगा, भोजन से तो पाचन हो जाएगा, अब शोषण भी हो जाएगा एनर्जी, ग्लूकोज जो बनेगा उससे, है ना, पाचन भी सब कुछ हो जाएगा। लेकिन जो भोजन नहीं पचेगा इस संघ के जंतु के आहार नाल में, वो भोजन नहीं पचे हुए भोजन को क्या बोलते हैं? मल। क्या बोलते हैं? मल। भोजन अगर लिया और भोजन आहार नाल में गया, है ना, और जो पच गया उससे तो एनर्जी मिल गया। लेकिन जो भोजन नहीं पचा वो भोजन क्या होता है? आप पचा भोजन को मल कहते हैं। क्या कहते हैं? मल या टॉयलेट कहते हैं। वो टॉयलेट भी जो होगा अनिल जंतु के शरीर में, जो आहार नाल में जो टॉयलेट होगा, वो टॉयलेट भी मुंह से निकलेगा। किससे निकलेगा? मुंह से बाहर निकलेगा, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता नहीं है, केवल आहार नाल बाहर मुंह के द्वारा ही खुलता है। समझ में बात? लेकिन हम लोगों में ऐसा नहीं है, हम लोगों में दोनों तरफ होता है, आगे वाला मुंह भी होता है और पीछे आपका क्या होता है ना, मल द्वार भी होता है ना, मल द्वार, जिसको गुद्दा द्वार क्या कहते हैं? मल द्वार को गुद्दा द्वार भी कहा जाता है। चलिए आगे देखेंगे। इस संघ के जंतु में श्वसनांग, है ना, श्वसन अंग, श्वसन जो होता है ना, श्वास जो होता है दो तरह से होता है, एक आपका अंतर श्वसन होता है, एक बाहर श्वसन होता है ना। तो बाहर का जो श्वसन होता है ना, वायुमंडल से वायु को लेना और जो लाभकारी जो उसमें गैस है ऑक्सीजन का, उसका आप शोषण कर लेना और बाकी हानिकारक गैसों को बाहर कर देना, वो क्या कहलाता है? बाह्य श्वसन कहलाता है। एक अंतर श्वसन होता है जो शरीर के कोशिकाओं में होता है, ग्लूकोज से आपका है ना एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए श्वसन होता है ना। तो दो तरह का श्वसन होता है। तो इसमें जो है ना, इस संघ के जंतु में इस संघ के जंतु में श्वसनांग जो है, एक तोड़ने से चिल्ला रहा है, इधर भी तो नहीं चिल्ला रहे हैं, हम चिल्ला रहे हैं, है ना। और तय है कि जब हम चिल्लाएंगे तो उधर भी चिल्लाए, कंफर्म है। चलो देखो ध्यान दो। तो श्वसनांग जो होता है इस संघ के जंतु में श्वसनांग, कंकाल तंत्र और रुधिर परिसंचरण तंत्र वो क्या होता है? विकसित होता है। क्या होता है? विकसित होता है या अविकसित होता है। तो क्या होता है? विकसित। क्या होता है? विकसित होता है। मतलब श्वसनांग भी होता है, श्वसन अंग भी होता है, फिर आपका कंकाल तंत्र भी होता है। कंकाल तंत्र में क्या आएगा? हड्डियां। क्या आएगा? हड्डियां। जिस हड्डियों के बल पे आपका जंतु खड़ा होता है, किसी काम को कर पाता है ना, वो आपका कंकाल तंत्र ही होता है। कौन होता है? कंकाल तंत्र। यानी हड्डियों को क्या कहते हैं? हड्डियों के कनेक्शन जो होता है एक दूसरे के साथ, वही क्या कहलाता है? कंकाल तंत्र कहलाता है। और रुधिर परिसंचरण तंत्र भी होता है। मतलब रुधिर परिसंचरण तंत्र, जिस परिसंचरण तंत्र के माध्यम से खून का, मतलब ब्लड का क्या होता है? ब्लड का क्या होता है? ब्लड का क्या होता है? आवागमन होता है। ब्लड का आवागमन होता है किसके माध्यम से? रुधिर परिसंचरण तंत्र के माध्यम से होता है। यानी कि रुधिर परिसंचरण तंत्र में जो आपका धमनी और जो शिराएं होती है, जिसमें आपका शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त, धमनी में कौन सा रक्त जाता है? शुद्ध रक्त, है ना। आपका शिरा में अशुद्ध रक्त जाता है। तो ये वाले धमनी और शिरा जो होता है इसमें रहता है, यानी रुधिर परिसंचरण तंत्र क्या विकसित है। कैसा है? विकसित है। मतलब खून के आवागमन करने के लिए इसमें अनेक तंत्र है, जिसको बोलते हैं रुधिर परिसंचरण तंत्र। रुधिर को ना खून कहा जाता है, रुधिर को खून कहते हैं, ब्लड कहते हैं, रक्त कहते हैं, एक ही चीज है सर। चलिए, तो ये आपका होता है श्वसनांग भी होता है, श्वसन करने के लिए भी अंग होता है ना। कंकाल तंत्र बताया कि हड्डियां होती है, और क्या होता है? रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है। सब क्या होता है? विकसित होता है ना। समझो पूरी तरीके से सब आपका डेवलप्ड होता है। आगे भी चलता है निमेटोडा संघ। ये निमेटोडा संघ है ना। निमेटोडा संघ के जंतुओं का नाम बताना है। तो निमेटोडा संघ के जंतु कौन कौन है? एस्केरिस है, एस्केरिस, बुचेरेलिया है ना, बुचेरेलिया, 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 बुचेरेलिया है। हुक वर्म है, जिसको एनकाइलोस्टोमा भी कहते हैं। एनकाइलोस्टोमा या हुक वर्म एक ही चीज है। पिन वर्म है। ये सब जंतु आपका जो है निमेटोडा संघ के जंतु है। पिन वर्म, हुक वर्म, है ना, टेप वर्म वगैरह सब होता है ना, वर्म, है ना। तो ये सब इसी संघ के जंतु है, निमेटोडा संघ के, है ना।
जिसको बोलते हैं हिंदी में गोल कृमि, फीता कृमि, क्या बोलते हैं? गोल कृमि, फीता कृमि सब होता है। जंतु का नाम है ना। और इस संघ के जंतु का शरीर जो होता है वो द्विपार्श्व समित होता है। जैसे कि इसमें बताया कि द्विपार्श्व समित होता है ना। किसी भी यानी एक काट से अगर काटा जाए तो एक काट से जब काटेंगे ना दोनों साइड में बराबर बराबर है ना रचना वाला दो टुकड़ा होगा और दोनों टुकड़ा दाएं वाला बाएं वाला दोनों तरफ जो अंग होगा वो समान दिखेगा। इधर भी एक आंख तो उधर भी एक आंख होगा, इधर भी अगर एक फेफड़ा तो उधर भी एक फेफड़ा होगा। इस तरह से होता है द्विपार्श्व समित जंतु का शरीर। उसके बाद 9 नंबर में निमेटोडा संघ प्राणी को क्या कहते हैं? तो गोल कृमि। निमेटोडा संघ के जो प्राणी है ये सारे प्राणी है ना, ये सबको क्या बोलेंगे? गोल कृमि। क्या बोलेंगे? गोल कृमि बोलेंगे। और जो गोल कृमि जो होता है या फिर निमेटोडा संघ के जो जंतु होते हैं वो आपका लंबा होता है, बेलनाकार होता है। लंबा रोटी बेलने वाला बेलना देखा ना है, इसी प्रकार से बेलनाकार होता है, लंबा होता है, जिसको गोल कृमि भी कहा जाता है। 10वां प्रश्न है निमेटोडा संघ के प्राणी को शरीर में पाए जाने वाला मिथ्या देह गुहा क्या कहते हैं? मिथ्या देह गुहा को क्या कहते हैं? हाँ, तो उसको क्या कहते हैं? कूटशिलम। क्या बोलते हैं? कूटशिलम। अब मिथ्या देह गुहा क्या है? तो मिथ्या का मतलब होता है फॉल्स। क्या होता है? देह गुहा जो होता है फॉल्स में होता है। कैसा होता है? फॉल्स बोलता है कि फॉल्स है, फोकस है ना, फोकस है, यानी ओरिजिनल नहीं है। तो वही जो मिथ्या देह गुहा होता है क्या कहलाता है? कूटशिलम। क्या कहलाता है? कूटशिलम कहलाता है। हाँ, 11 नंबर प्रश्न है आहार नाल जो होता है इस संघ के जंतु में वो विकसित होता है। आहार नाल क्या होता है? इसमें क्या था? आहार नाल विकसित नहीं था क्योंकि एक ही तरफ से आपका खुल रहा था, सिर्फ मुंह के द्वारा बाहर, लेकिन इसमें दोनों तरफ खुलेगा, दोनों तरफ खुलेगा है ना, आगे भी और पीछे भी खुलेगा, मुंह की तरफ भी खुलेगा और माल द्वार की तरफ भी खुलेगा। किसमें? तो निमेटोडा संघ के प्राणी में, क्योंकि आहार नल क्या है? विकसित है और मुख द्वार एवं गुदा द्वार होता है। अब देख लो मुख द्वार और गुदा द्वार दोनों है, अपना विकसित है। चलिए, गुदा द्वार से माल त्यागा जाएगा, जो भोजन का पाचन नहीं होगा, अपाचा भोजन होगा, वही ना आपका गुदा द्वार से बाहर निकलेगा, है ना। और जो आपका हम लोग भोजन लेते हैं या फिर इस संघ के जो जंतु जो भोजन लेगा वो किसके द्वारा लेगा? अंदर। तो मुख द्वार के द्वारा अंतर ग्रहण करेगा, मतलब अंदर ले जाएगा, ग्रहण करेगा भोजन को, तब ले जाकर आहार में पाचन होगा। नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर श्वसन तंत्र तथा रक्त परिसंचन तंत्र इसमें नहीं होता है? नहीं। इसमें श्वसन तंत्र रक्त परिसंचन तंत्र नहीं होता। उसमें था ना श्वसन था और रुधिर परिसंचन तंत्र था। कैसा था? विकसित था, लेकिन इसमें क्या है? नहीं है। क्या है? नहीं है। ना रुधिर परिसंचन तंत्र है और ना श्वसन तंत्र, दोनों में कोई नहीं है। अगला प्रश्न, इस संघ के जंतु होते हैं एक लिंगी। इस संघ के जंतु जो द्विलिंगी था, इसमें क्या है? एक लिंगी है, मतलब दो को जंतु है तो नर आएगा मादा आएगा। नर के शरीर में नर जननांग होगा और मादा के शरीर में मादा जननांग होगा, मतलब दोनों अलग अलग है, मतलब एक लिंगी है। क्या है? एक लिंगी। उसमें क्या था? एक ही बॉडी में नर वाला भी जननांग था, मादा वाला भी था। हम लोग जो है एक लिंगी है। कैसे है? एक लिंगी है। और लड़कियां जो है आपका क्या है? मादा लिंग वाले हैं और आपके लड़के जो है वो नर लिंग वाले हैं। कौन लिंग वाले? नर लिंग वाले हैं। चलिए, इसमें क्या है? एक लिंगी, हम लोग भी एक लिंगी है। 14 नंबर प्रश्न है फाइलेरिया तथा एस्केरियासिस बीमारी जो है, फाइलेरिया बीमारी देखे हो? गोवा खुल जाता है या कोई भी अंग क्या होता है? पूरा खुल जाता है, मोटा मोटा हो जाता है, पैर खुल जाता ना है। फाइलेरिया जिसको होता है तो फाइलेरिया और एस्केरियासिस जो बीमारी है वो किसके कारण होता है? कृमियों के कारण ही होता है। कृमि है ना, गोल कृमि कहलाता है ना इस संघ के जंतु। तो गोल कृमि जो है, कृमि जो है ना, बर्म जो है वो बर्म के वजह से ही आपका क्या होता है? फाइलेरिया बीमारी होता है और एस्केरियासिस होता है। कौन सा बीमारी होता है? एस्केरियासिस और फाइलेरिया कृमियों के द्वारा ही होता है। जैसे गोल कृमि बता रहे, फीता कृमि, पेट बर्म है ना, रिंग बर्म वगैरह जितना भी है वो सब कृमियों की वजह से ही आपको है ना, जो सारा कृमि है वो इसी संघ के जंतु है। निमेटोडा संघ की संख्या है निमेटोडा। चलिए देखते हैं सवाल जवाब क्या क्या है एनिलिडा संघ और आर्थ्रोपोडा संघ में। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा जिसको तो पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। हालांकि आपका जंतु जगत जो होता है क्या होता है और जंतु जगत को कैसे आगे बांटा गया है अलग अलग संघों में, वर्गों में,
है ना। और आपका उपवर्गों में, उपसंघों में, और आप ध्यान से देख सकते हैं, पिछले वीडियो में जाकर के समझ सकते हैं, है ना। और एक बात और बता दें, है ना, कि अगर किसी को नहीं समझ में आता है, कोई वीडियो एक शुरू कर दिया देखने के लिए, अगर नहीं समझ में आता है, इसका मतलब है कि आप पिछले वीडियो को जाकर के शुरू से देखें और एक के बाद एक लगातार देखते चले, तब जाकर आपको ज्यादा समझ में आएगा किसी भी विषय के, चाहे तो किसी भी विषय का टॉपिक हो। हर एक विषय के टॉपिक को समझने के लिए पूरी तरीके से आपको शुरुआत से आपको देखना होगा या क्लास करना होगा। तो शुरुआत से आप देख सकते हैं वीडियो को, तब जाके समझ में आएगा। अगर दिक्कत होता होगा तो, और नहीं जिसको दिक्कत नहीं होता है, पढ़ा हुआ पहले से है, तो आराम से जो वीडियो देख रहे हैं वो देखिए और समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और जिसको दिक्कत है पिछले वीडियो को जाकर देख सकते हैं। चलिए देखते हैं एनिलिडा संख्या है, आर्थ्रोपोडा संख्या है। तो जंतु जगत का संघ है। जंतु जगत के आपका 10 संघों में बांटा गया था, जिसमें से एक आपका एनिलिडा भी है, एक आर्थ्रोपोडा भी है। इसके पहले और भी 4-5 को संघ पढ़ा चुके हैं, पॉलीफेरा संघ, सिलेंड्रेटा संघ, है ना, निमेटोडा संघ वगैरह पढ़ा चुके हैं। और भी कुछ संघ बाकी है जो पढ़ाएंगे आगे। चलिए देखते हैं एनिलिडा संघ के प्राणियों के बारे में, जंतुओं के बारे में। तो क्या है, पहला प्रश्न आता है, एनिलिडा संघ के जंतु होते हैं। तो एनिलिडा संघ के जंतु होते हैं वो जनरली आपका साधारणतः स्वतंत्र जीवी होते हैं। कैसे होते हैं? स्वतंत्र जीवी होते हैं, मतलब अपना भोजन जो है ना वो खुद से तैयार कर लेते हैं, स्वतंत्र रहते हैं, किसी पर निर्भर नहीं करते। लेकिन कुछ जंतु जो है वो परजीवी होता है। कुछ जंतु क्या होता है? परजीवी होता है, मतलब अपना भोजन किसी दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, किसी दूसरे जीवों से, जंतुओं से प्राप्त करते हैं। तो कुछ ही आपका जंतु है एनिलिडा संघ के जो परजीवी होते हैं, और अधिकांशतः क्या होता है, साधारणतः स्वतंत्र जीवी होते हैं। क्या होता है? चलिए आगे देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, एनिलिडा संघ के जंतु का शरीर होता है। एनिलिडा संघ का जो जंतु है इसका शरीर आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक, जिसको त्रिस्तरीय कहते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब त्रिस्तरीय होता है और द्विपार्श्व सममित होता है। द्विपार्श्व सममित होता है। अब दोनों का मतलब समझते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक किसको कहते हैं? तो कोई भी जंतु होता है और जंतु का शरीर का निर्माण होता है वो जनन स्तरों के माध्यम से होता है। किसके स्तर होता है? जनन स्तर। तो जनन स्तरों के माध्यम से जंतुओं का शरीर का निर्माण होता है। और जनन स्तर 3 तरह के होते हैं, बाहरी जनन स्तर, भीतरी जनन स्तर और मध्य जनन स्तर। 3 तरह का जनन स्तर होता है। एक आपका एक्टोडर्म होता है जो सबसे बाहर होता है, दूसरा आपका क्या होता है, एंडोडर्म होता है जो भीतर में होता है, और एक आपका बीच में होता है जो क्या कहलाता है, मीसोडर्म। क्या कहलाता है? मीसोडर्म। तो तीनों जो जनन स्तर है, एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मीसोडर्म, ये तीनों जनन स्तरों के द्वारा ही आपका बना हुआ है एनिलिडा संघ जंतु का शरीर। इसीलिए ट्रिप्लोब्लास्टिक या त्रिस्तरीय कहलाया। त्रिस्तरीय में त्रि का मतलब क्या होता है? 3, और स्तर का मतलब क्या होता है? लेयर। मतलब 3 लेयर से शरीर बना हुआ है, इसलिए त्रिस्तरीय या ट्रिप्लोब्लास्टिक कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रि का मतलब 3 होता है, ट्रिप का मतलब क्या होता है? 3 होता है, त्रि का मतलब क्या होता है? 3। क्या होता है? अब द्विपार्श्व सममित समझते हैं। तो द्विपार्श्व सममित वैसे जंतुओं को कहा जाता है जिसको अगर किसी काट से अगर काटा जाए शरीर को, तो उसके शरीर को किसी काट से काटने पर, एक काट काटना, कितना काट? एक काट काटने से जब उसका शरीर का 2 टुकड़ा जो होगा, दायां और बायां, वो दोनों टुकड़ा में, दोनों भाग में है ना समान संरचना दिखेगा। समान संरचना दिखेगा। जैसा बायां तरफ होगा संरचना, वैसा ही संरचना दायां तरफ वाला में भी होगा, यानी दोनों तरफ समान संरचनाएं दिखेगा। मतलब बायां साइड में आपका एक आंख है तो दाहिना साइड में एक आंख होगा, बायां साइड में एक कान होगा तो दाहिना साइड में भी एक कान होगा, है ना। बायां साइड में अगर है ना 10 को दांत है तो बायां साइड में, बायां साइड में क्या होगा? 10 को दांत होगा। दाहिना साइड में एगो पैर होगा तो बायां साइड में भी एगो पैर होगा। इस प्रकार से जंतु होते हैं वो द्विपार्श्व सममित होते हैं। क्या होते हैं? द्विपार्श्व सममित होता है। कुछ और समझ जाता है लेको, है ना रे, है ना, बता रहे कुछ और तो समझते रहता है कुछ और। चलो, तो द्विपार्श्व सममित का मतलब समझ में आया। जैसे मछली को अगर काटा जाए, देखिए मछली क्या है? द्विपार्श्व सममित है। इसको काट जो पीछे एक काट काटोगे तो दोनों तरफ समान संरचना दिखेगा। उसी तरह से इस संघ के जंतु भी होते हैं, एनिलिडा संघ वाला द्विपार्श्व सममित। तीसरा प्रश्न आता है, एनिलिडा संघ के जंतु निवास करते हैं। कहाँ निवास करते हैं? तो एनिलिडा संघ के जंतु का निवास स्थान जो है, स्थल भी है और जल में, मतलब स्थल में भी रहते हैं और जल में भी रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 4 नंबर, इस संघ के है ना
परजीवी जंतु का नाम क्या है? तो इस अंग का एक परजीवी जंतु है, बताया ना। इस अंग के जंतु जो होते हैं स्वतंत्र जीवी भी होते हैं और कुछ आपका परजीवी होते हैं। तो एक आपका परजीवी जंतु का नाम बताना है, इसका नाम है जोक। क्या नाम है? जोक। आप लोग देखे होंगे। जोक जो है ना एनिलिडा संघ का जंतु है। वो कैसा है? परजीवी है। कैसा है? परजीवी है, मतलब दूसरे जंतुओं से अपना भोजन ग्रहण करता है लेकर के, इसलिए जोक आपका परजीवी है, एनिलिडा संघ का जंतु है। 5 नंबर प्रश्न आता है, स्थलीय एनिलिडा कहाँ रहते हैं? वैसे एनिलिडा संघ के जंतु को बताना है ना। वैसे एनिलिडा संघ के जंतु जो स्थल में रहते हैं, क्या रहते हैं? मतलब स्थल पर जमीन पर रहते हैं। तो स्थलीय एनिलिडा जो होता है उसी को कहते हैं जो स्थल पर रहता है। क्या रहता है? स्थल पर। तो स्थलीय एनिलिडा कहाँ रहते हैं? तो नमी युक्त मिट्टी में। वैसा मिट्टी जो नमी युक्त होता है, जिसमें पानी का अंश होता है, जो मिट्टी गीला होता है। कैसा होता है? गीला। तो गीला वाला मिट्टी में रहता है, जिसमें गीला मिट्टी को क्या कहते हैं? नमी युक्त मिट्टी। क्या बोलेंगे? मतलब आर्द्रता युक्त मिट्टी जो होता है उसी में आपका स्थलीय एनिलिडा संघ के जंतु रहते हैं। स्थलीय एनिलिडा संघ के जंतु नमी युक्त मिट्टी में रहते हैं। आगे देखेंगे 6 नंबर, जलीय एनिलिडा। जलीय एनिलिडा कहाँ रहते हैं? तो जलीय एनिलिडा संघ के जंतु जो है वो मीठा जल में भी रहता है और खारा जल में भी रहता है। नमकीन पानी में भी रहता है और मीठा पानी, मृदु पानी में भी रहता है। आगे 7 नंबर है, एनिलिडा संघ के जंतु का देह हुआ होता है। कैसा होता है? वास्तविक। एनिलिडा संघ के जंतु का देह हुआ कैसा होता है? वास्तविक होता है, काल्पनिक नहीं हो। वास्तविक मतलब रियल में होता है देह हुआ। 8 नंबर है, एनिलिडा संघ के जंतु का प्रचलन किस अंग के द्वारा करते हैं? तो जिस प्रकार से आपको बताए थे कि पैरामीशियम जो होता है वो पैरामीशियम को चलने के लिए क्या होता है? सीलिया होता है, फ्लैजिला होता है, जो रोमा के टाइप का होता है। भुआ में जैसा आप लोग देखे होंगे है ना, उसी टाइप का आपका कांटा नुमा होता है। कैसा होता है? कांटा नुमा होता है, जिसको कहते हैं सुख। क्या कहते हैं? सुख कहते हैं। शुक्र बुध जानते ना है? तो शुक्र नहीं है, सुख है। क्या है? सुख है। तो सुख जो होता है कांटे नुमा होता है और इसी सुख के माध्यम से प्रचलन करता है एनिलिडा संघ के जंतु। प्रचलन मतलब अपना स्थान चेंज करता है, चलता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। किसके माध्यम से जाता है? सुख के माध्यम से। जो कांटे नुमा होता है, कांटेदार होता है। कैसा होता है? कांटेदार। 9 नंबर सवाल आता है, एनिलिडा संघ के जंतु के अंग तंत्र होते हैं। एनिलिडा संघ के जो जंतु है उसका अंग तंत्र कैसा होता है? विकसित होता है। अंग तंत्र विकसित होता है और सुव्यवस्थित होता है। विकसित और सुव्यवस्थित होता है, मतलब जितने भी अंग तंत्र, चाहे उत्सर्जन तंत्र हो या अंतर्ग्रहण तंत्र हो या पाचन तंत्र, आहार नाल हो, वो सब क्या होता है? विकसित होता है, सुव्यवस्थित होता है। क्या होता है? विकसित और सुव्यवस्थित होता है, एक अच्छे ढंग से सजा हुआ होता है और विकसित होता है। जैसे आहार नाल विकसित होगा तो अंतर्ग्रहण के लिए एक अलग रास्ता होगा, है ना। उत्सर्जन के लिए आपका, है ना, जो अपचा भोजन होगा उसको बाहर निकालने के लिए अलग आपका रास्ता होगा। इस प्रकार के जो तंत्र होते हैं वो विकसित कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विकसित कहलाते हैं। तो इसी तरह का विकसित आपका अंग तंत्र होता है, चाहे उत्सर्जन तंत्र हो या पाचन तंत्र हो, है ना, या फिर आपका अंतर्ग्रहण तंत्र हो। मतलब हर एक तंत्र जो है, फिर क्या कहते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र हो या कंकाल तंत्र हो, ये सारा आपका सुव्यवस्थित तरीके से व्यवस्थित रहता है, सजा हुआ रहता है और विकसित होता है। कैसा होता है? विकसित होता है। अब रक्त परिसंचरण तंत्र की बातें करें तो रक्त परिसंचरण तंत्र जो होता है एनिलिडा संघ के जंतु में वो कैसा होता है? बंद होता है। कैसा होता है? बंद रक्त परिसंचरण तंत्र होता है। रक्त परिसंचरण तंत्र 2 तरह का होता है, एक बंद रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, एक आपका खुला रक्त परिसंचरण तंत्र होता है ना। क्लॉज वाला एक होता है, क्या होता है? ओपन वाला होता है। अब दोनों में क्या अंतर है? तो जो बंद रक्त परिसंचरण तंत्र होगा उसमें नस रहेगा। क्या रहेगा? नस। नस जानते ना है? वेन। वेन में क्या धमनी होता है, सीरा होता है, तो पाइप रहेगा, मतलब जिसको नस कहते हैं, उस माध्यम से रक्त का परिवहन होगा। और जो आपका खुला वाला होगा उसमें कोई नस नहीं होगा, ना धमनी होगा, ना सीधा होगा। इसी डायरेक्ट आपका इधर से उधर बहते रहेगा, जैसे नहर और नदी, है ना, बहता है, जाने मन तन नहीं, जाने मिला मौका उन्हें घुस गया, चौका मार। नदी उसी ने बहता है ना। नहरों के जब नहर का अगर बांध कमजोर पड़ा तो वो टूट के बहे लगता नहीं। तो उसी टाइप का आपका होता है कौन? जो खुला वाला रक्त परिसंचरण तंत्र होता है। बंद वाला जो रक्त परिसंचरण तंत्र होता है वो विकसित होता है, वो एक
नस के माध्यम से, धमनी और शिरा के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहा करके जाता है। समझ में आई बात? चलिए आगे देखते हैं। तो 10 नंबर में प्रश्न वही था कि नीलिया संघ के जंतु के रक्त परिसंचरण तंत्र कैसे होता है? तो बंद रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, खुला वाला नहीं होता है, बंद वाला होता है। क्लच ब्लड है ना सर्कुलेशन सिस्टम होता है। चलिए आगे देखेंगे 11 नंबर। नीलिया संघ के जंतु के लिंग होते हैं। तो लिंग होते हैं, एक लिंगी होते हैं और द्विलिंगी। मतलब इस संघ के जो जंतु है वो एक लिंगी भी होता है और द्विलिंगी भी होता है। मतलब एक ही बॉडी में है ना आपका जब एक लिंगी होगा तो एक ही जनन अंग मिलेगा, नर वाला, या मादा होगा तो मादा वाला, और जो आपका द्विलिंगी होगा वह लेंगे एक ही शरीर में नर वाला भी जनन अंग होगा और मादा वाला भी जनन अंग होगा। तो दोनों तरह के जंतु आपका आते हैं। लिंग मतलब सेक्स होता है। चलो 12 नंबर देखेंगे। नीलिया संघ के जंतु का उदाहरण बताना है। तो नीलिया संघ के जो जंतु है वो समुद्री चूहा है। कौन है? समुद्री चूहा है, नेरीज है, केचुआ है और जोक है। नेरीज, केचुआ, जोक, समुद्री चूहा और नीलिया संघ के जंतु है। आगे देखेंगे आर्थ्रोपोडा संघ। आर्थ्रोपोडा संघ में अल्लाह नहीं करो। आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु कौन है? तो बिच्छू है। तो देखे होंगे बिच्छू मक्खी घर में रहता है, मच्छर घर में मिलता है ना, तो मक्खी मच्छर बिच्छू कभी कभी घर में बिच्छू निकल जाता है। झींगा, केकड़ा देखे होंगे, मछली केकड़ा पानी में जाता है ना, तिलचट्टा, गोजर, कंगोजर, ये सारे जो है ना कॉकरोच वगैरह है ना क्या है? आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु है। और बता दें आप लोगों को कि आर्थ्रोपोडा संघ जो है वो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। मतलब पृथ्वी पर उपस्थित जो जंतु है तो जंतुओं का लगभग 75% जो जंतु है ना वो आर्थ्रोपोडा संघ में आते हैं। किसमें आते हैं? आर्थ्रोपोडा संघ में आते हैं। हमारे यहाँ पे गिरा है जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है? आर्थ्रोपोडा संघ है। और पृथ्वी पर ज्ञात जंतुओं का कितना प्रतिशत जंतु आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं? बोलो बाबू क्या सवाल है? बिना लिंग के कैसे होगा यार? अनेक जंतु में लिंग होता है, केचुआ हो या फेचुआ हो है ना, कोई रहेगा सब में लिंग होगा, चाहे तो एक लिंगी होगा या द्विलिंगी हो। अगर लिंग नहीं होगा तो पैदा कैसे करेगा बचवा दे? एक केचुआ से दूसरा केचुआ कैसे आएगा? एक जंतु से दूसरा इसमें जंतु कैसे आएगा? लिंग रहेगा तब ना पैदा करके छोड़ेगा फिर अपन नियन। क्योंकि पृथ्वी पर जितने भी जंतु हैं वो सब है ना जिंदगी भर के लिए, लाइफ टाइम के लिए नहीं है, जिंदगी भर तो रहबे करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, अमर नहीं है ना कि सब दिन आपका जिंदा रहेगा, जिए के 20 साल जिएगा 10,000 साल, ऐसा नहीं है। जो भी जंतु है आपका पृथ्वी पर वो सारे जंतुओं का जन्म होता है तो मरता भी है। क्या होता है? मरता भी है। लेकिन मरने से पहले हर एक जंतु अपने लिंग के सहारे ही, चाहे एक लिंगी हो या द्विलिंगी हो, वो लिंग के माध्यम से ही जन्म करके आपका अपने ही जैसे एक संतान पैदा करके छोड़ के जाते हैं। 1, 2, 4, 10 की संख्या, 50 की संख्या में, ताकि अगला फिर वही काम करे और इस प्रकार से पृथ्वी पर जंतुओं का अस्तित्व बना रहे, पृथ्वी पर से जंतु का अस्तित्व खत्म न हो। इसीलिए आपका हर एक जंतु में लिंग होता है, चाहे तो जंतु हो या पेड़ पौधा की बातें करें तो उसमें भी लिंग होता है। क्योंकि उस जैसा भी प्राणी और जंतु उस पृथ्वी पर कहाँ से आएगा? तो उसी जन्म प्रक्रिया के माध्यम से आएगा जो लिंग के सहायता से होता है जन्म। हाँ, कोई लिंग होता भी है तो पैदा कोई लिंग होता है पैदा नहीं होता है। हाँ, कुछ खराबी हो जाता है। कैसे मानते हैं कि कोई मशीन बनता है या कोई आपका गाड़ी बन गया या शोरूम से निकल के आपका कहाँ गया है ना, तो शोरूम से निकल के जब रोड पर आ गया है तो कोई जरूरी है कि सब गाड़ी उतने रफ्तार से चलेगा है ना। कोई गाड़ी है कि 1 घंटा में है ना 10 किलोमीटर चलता है, कोई गाड़ी 1 घंटा में है ना 100 किलोमीटर चल लेता है, सब बराबरी करेगा। तो वैसी उद्यम होता है। कोई होता है ना कि बच्चा पैदा कर लेता है 10 गो, कोई 1 को नहीं करता, कोई वो नहीं करता है ना। तो टेंशन लेकर वो गाड़ी लेता है, लिंगवा रहे से क्या होगा? ऐसा थोड़ी कि शोरूम से गाड़ी निकल के आता है ना, तो सब में आपका एक ही तरह का मशीन होता है, इंजन होता है, चलता रहता है। चलो ध्यान दो।
आगे आता है सवाल, वो भी सवाल अच्छा ही पूछा बाबू, ध्यान देने की जरूरत है। कुछ भी पूछोगे आगे जरूर कुछ नया बता के जाएंगे, है ना। चलो आगे ध्यान दो। 15 नंबर सवाल आता है, आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु होते हैं तो स्वतंत्र जीवी होते हैं, जैसा कि बताए थे कि साधारणतः इंद्रिय संघ के जंतु भी स्वतंत्र जीवी होते हैं, और आपका है ना कुछ परजीवी भी होते हैं, तो इसमें स्वतंत्र जीवी भी होते हैं और परजीवी दोनों होते हैं। दोनों के बारे में समझा के गए ना है। चलिए आगे देखते हैं 16 नंबर, आर्थ्रोपोडा संघ का निवास स्थान जो है वो कहाँ है? जल में, तो मीठा पानी में भी जाता है और खारा पानी में भी रहता है, और आपका स्थल पे भी रहता है। कहाँ रहता है? स्थल पे। तो आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु स्थल में भी और जल में भी रहता है। जैसे केकड़ा है तो जल में नहीं रहता, केकड़ा स्थल पे भी रहता है। कभी कभी पानी से निकल के बाहर आ जाता है, रेंगने लगता है। केकड़ा देखा है ना? झींगा, झींगा मछली देखे हो? झींगा मछली इचना देख लो, इचना, तो वही तो झींगा मछली है। इचना हमने क्या, कोई कलकत्ता में अगर देखोगे झींगा मछली तो बड़े बड़े रहता है, केकड़ा भी बड़े बड़े रहता है, 1 किलो के, आधा किलो के। कलकत्ता में हमने के यहाँ छोटा छोटा रहता है, और झींगा मछली बड़ा बड़ा ज्यादा रहता है कलकत्ता में। हमने के यहाँ छोटा छोटा झींगा मछली दिखेगा, इचना जगह कहते हैं। क्या कलकत्ता? अरे कलकत्ता के रहे वाला जो है ना बंगलिया, हाँ जगह बोला बंगालिनिया, गाना भी हिल रहा है। हाँ तो बंगालिनिया वाला गाना है तो सुना होगा। तो जितना भी बंगालवा बंगालिनिया जितना है वो सबके भोजन जो है ना मछली और चावल है, खूब खाता है अपनी मछली चावल, दूसरा भोजन पसंद नहीं करता है। कलकत्ता का बंगाल के लोग जो है बंगालिनिया और बंगालवा, वो सब ज्यादातर उन लोग का भोजन जो है मछली और चावल है। क्यों? क्योंकि कलकत्ता में बंगाल में बंगालिनिया और बंगालवा जो है वो सबसे ज्यादा चावल पैदा करता है, धान पैदा करता है, और मछली भी ज्यादा पैदा करता है। इसीलिए उन लोग का भोजन और मुख्य आहार जो है ना चावल और मछली है। पूरा लपेट सपेट के खाता है चावल मछली, बड़ा चावल के खाता है। क्या राता बिहार में खेती करता बंगाल में, रहता बिहार में खेती करता बंगाल में, तो कहा है नहीं कर सकता, का मना कर दी खा दे तूरा, हाँ ना तूरा, हाँ तो बड़का शहर में और खेती के टाइम आ जाओ तो आ जाओ गाँव में तो मना कर देते तेरा कोई सब लड़का है। यही है देहाती, देहाती के पहचान कहा जाता है देहाती। कहता है कि कोई रहता है ना कहाँ खेती करता है, कहा जरूरी नहीं है कि जहाँ रहेगा वहीं खेती करेगा, कहीं और आके ही कर सकता है। टाइम से आएगा खेती के, जब टाइम आएगा तो आ जाएगा, 2-3 महीना के लिए कर लेगा, चला जाएगा। चलो ध्यान दो आगे। आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु जो होता है तो जंतु का शरीर कैसा होता है? तो त्रिस्तरीय और द्विपार्श्व सममित होता है। इसके बारे में बताया गया है कि द्विपार्श्व सममित और त्रिस्तरीय क्या होता है, ध्यान से देख लेंगे। जो ई वाला है, जो ई वाला है, अब शीर्षांग आपका चेंज है, समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ध्यान से देखल करो बाबू, समझल करो, और हल्ला जरा कम करो, भगलोल झगलोल या नहीं करल करो। कितना समझदार तो इन लड़के ने रे, है ना, देश के भविष्य है, और तो क्लास में हल्ला गुल्ला करता है, भगलोल झगलोल। चुप रहो, सवाल जब पूछने की बारी आए तो आराम से ध्यान से खड़ा होके है ना पूछ लो। अरे दाढ़ी काहे आता, फलना काहे आता है, तो सब पढ़ाएंगे जनन में। जनन जब पढ़ाएंगे ना, रिप्रोडक्शन मानव वाला, तो बता देंगे सब हार्मोनल चीज है, हार्मोनल इफेक्ट है। हम लोगों में हार्मोन होता है इसलिए दाढ़ी आता है ना, लड़कियों में हार्मोन की कमी होती है ना, दाढ़ी वाला हार्मोन नहीं होता इसलिए दाढ़ी नहीं आता है, खत्म होता है। हाँ सर, चलिए ठीक है।